प्रिय दीक्षित, चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं देहरादून से। बड़ी खबर जहां पर दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की है और इस दौरान उत्तराखंड के विकास से जुड़े हुए अहम विषयों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली से लौटकर मीडिया से बातचीत की और केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है। उनके मार्गदर्शन में राज्य में कई ऐतिहासिक योजनाएं शुरू हुई हैं। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक योजनाएं राज्य के लिए शुरू हुई है। वर्तमान में हमारी 4 धाम यात्रा है, आदि कैलाश यात्रा है, कैलाश मानसरोवर यात्रा है, कांवड़ यात्रा है और हमारी अगले वर्ष होने वाली नंदा राजजात है और साथ में कुंभ भी हमारा होने वाला है। तो उन सभी पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लिया है और उनकी प्रेरणा से हम इन सभी कामों को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर जहां पर स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता। प्रार्थना सभा में आज से बच्चे पढ़ेंगे गीता, तो वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जानकारी दी जाएगी और साथ ही साथ श्लोक सुनने के साथ ही अर्थ भी समझाया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने निर्देश जारी किए हैं, हर दिन कम से कम एक श्लोक अर्थ सही सुनाएं। तो अब श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन कराया जाएगा और साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह अध्ययन कराया जाएगा। श्लोक सुनाने के साथ ही अर्थ भी समझाया जाएगा। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी है। फिलहाल आदेश जारी कर दिए गए हैं। अर्जुन को दिया हुआ ज्ञान है और वो ज्ञान व्यक्ति अगर आत्मसात कर ले तो उसके समूचे जीवन भर काम आता है। अच्छे संस्कार उनके अंदर आते हैं, न्याय करना सीखता है, कर्मशील होता है और कर्म प्रधान मानते हुए जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। और ये हमारे यहाँ हमने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में तय किया था कि सभी हमारे विद्यालयों में गीता पाठ कराया जाएगा। गीता का सभी को ज्ञान मिले, हमारे बच्चे जीवन में आगे बढ़े। इसकी अब शुरुआत हो गई है। ये देवभूमि है, देवभूमि में निश्चित रूप से कर्म धर्म सभी पर विशेष ध्यान होना चाहिए। हमारे बच्चों का भी उस दिशा में ज्ञान होना चाहिए, तो बच्चों को उस दिशा में प्रेरित किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर जहां पर स्कूल में श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री के निर्णय का मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने स्वागत किया है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शामुन काजवी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड लगातार अग्रिम राज्य बनने की ओर बढ़ रहा है। खुशी की खबर है कि विद्यालयों में पाठ्यक्रम में श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाई जाएगी। इस निर्णय से सांप्रदायिक सौहार्द भी मजबूत होगा और प्रदेश आगे बढ़ेगा। मैं आज ये बात कहना चाहूंगा कि हम मदरसों के अंदर भी संस्कृत को इसीलिए बढ़ावा देना चाहते हैं कि ताकि हमारी दूरियां कम हो और हमारा प्रदेश लगातार माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर आगे बढ़ रहा है। इस निर्णय से सांप्रदायिक सौहार्द भी मजबूत होगा और प्रदेश आगे बढ़ेगा और हमारा भाईचारा भी मजबूत होगा। इसलिए कि ये सारी चीजें मैं समझता हूं कि जैसे किसी की एक पंक्ति है कि ज़बान यार मन तुर्की के मन तुर्की नमी दानम। मेरे यार की ज़बान तुर्की है और मैं तुर्की नहीं जानता हूं। ये सारी चीजें आएंगी, एक दूसरे से हम करीब आएंगे और जिन लोगों ने हमारी दूरियां पैदा की हैं वो दूरियां कुर्बत में बदलेंगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर देहरादून से सामने आई है जहां पर आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपे गए दस्तावेजों में जिलेवार सूची में उन प्रत्याशियों का विवरण शामिल है जिनका नामांकन रिटर्निंग अधिकारियों ने स्वीकार किया है। शक्ति सिंह वर्तवाल ने अब राज्य निर्वाचन आयोग को ऐसे 500 से अधिक प्रत्याशियों की सूची सौंपी है जिन प्रत्याशियों के नाम 2 अलग अलग मतदाता सूची में दर्ज हैं। उन आवेदनों को खारिज नहीं किया गया था और आज हमने ऐसे ही आवेदनों के साथ 500 की एक सूची जो है राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी है, जिस सूची में कई बड़े नाम जो कई बार के ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, कनिष्ठ प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख रहे और वो नगर पालिका, नगर परिषद और ग्राम पंचायत में भी जो चुनाव में अपना वोट दे रहे थे, प्रत्याशी बन रहे थे, उनके नामों की एक सूची
हमने सौंपी। अब हम ये देखना चाहते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग इस पर क्या कार्रवाई करता है। देहरादून से बड़ी अपडेट, जहां पर आपको बता दें फिलहाल बार एसोसिएशन ने लॉ इंटर्न्स के लिए ड्रेस कोड और पहचान पत्र संबंधी निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जिला न्यायालय परिसर या चैम्बर ब्लॉक में सफेद शर्ट और काली पैंट या कोट सिर्फ अधिवक्ता ही पहन सकते हैं। यदि कोई दलाल, मुंशी या वकालत के इंटर्न छात्र वकील की ड्रेस में नजर आए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। एसोसिएशन ने कहा कि ऐसे सभी लोगों की पहचान करके मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। उन्होंने किसी को पैसे दिए और अब वो फ़ोन नहीं उठा रहा है या उसका कोई निश्चित स्थान नहीं है, तो इससे एक दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा भी हमसे कंप्लेंट की गई कि यहाँ पर कार्य करने वाले मुंशी या लॉ स्टूडेंट हैं, वो एज ए एडवोकेट बन के घूम रहे हैं और एज ए एडवोकेट बन के कार्य कर रहे हैं। इससे ये पब्लिक के लिए और हमारे क्लाइंट के लिए नुकसानदायक चीज़ है। इसके लिए एक बार एसोसिएशन द्वारा एक दिशा निर्देश जारी किया गया है कि कोई भी लॉ स्टूडेंट होगा वो कॉलेज की ड्रेस में होगा, उसका मोनोग्राम उसके कोट पे और जेब पे, शर्ट की जेब पे होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे और देहरादून से बड़ी अपडेट, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी है जिसकी खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि 2027 में कांग्रेस को मौका दें, गैरसैंण राजधानी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस गैरसैंण में रात के समय 20 लोग नहीं रुक सकते थे, वहां कांग्रेस सरकार के समय 2500 लोगों को ठहरने की क्षमता विकसित की गई है। जिस समय हमको मौका मिला है, अब वो मौका ऐसा था कि राज्य पूरी आपदा से ग्रस्त था, भयंकर रूप से टूटा फूटा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद था, राज्य की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, पूरा आवागमन बाधित हो, धाम यात्रा महीनों छोड़ दो वर्षों की बात कही जाने लगी थी। ऐसे समय में मैं आपदा और पुनर्निर्माण के काम के लिए आया। 1.5 साल के अंदर आपदा पुनर्निर्माण का काम पूरा करने के बाद मैंने जो उत्तर प्रदेश का मॉडल बन रहा था, राज्य उत्तर प्रदेश की कॉपी फोटो कॉपी बन रहा था, उसको मैंने वहाँ से हटा करके मैंने जो है उत्तराखंडियत का मॉडल तैयार किया। विधानसभा में गया तो मेरी पहले सरकार गिरा दी और सरकार किसी तरीके से वापस आई न्यायिक प्रक्रिया के जरिए, तो इन्होंने जो है मेरा बजट गायब कर दिया, 4 महीने बजट गायब कर दिया। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार इस बार मानसून सत्र को गैरसैंण में आयोजित करने जा रही है और इस फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और कुछ विपक्षी दल सवाल भी उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर निर्णय को लेकर स्पष्ट दृष्टि और नेतृत्व क्षमता है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हर चीज के निर्णय लेने के स्वतंत्र हैं। सदन की कार्रवाई अभी 1 माह शेष है, बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी कौन से कार्य मंत्री होंगे उसकी भी घोषणा करेंगे। हाँ, ये बड़ी बात है, इस बार का सत्र देश का राजधानी गैरसैंण में होने जा रहा है। इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत और आभार व्यक्त करते हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की है। यह अभियान उन लोगों के खिलाफ चलाया जा रहा है जो कि सावन के महीने में चल रहे कांवड़ यात्रा, जहां लाखों कांवड़िए देवभूमि में पहुंचते हैं, जहां पर फर्जी वेशभूषा में भगवा चोला ओढ़कर लोगों से ठगी करते हैं, जिस पर नकेल कसने के लिए सीएम धामी ने ऑपरेशन कालनेमी का अभियान चलाया है, जो धार्मिक वेशभूषा पहनकर लोगों को ठगने और धोखा देने का काम करते हैं। वहीं अब लगातार फर्जी संतों पर कार्रवाई जारी है। कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। वहीं अब तक अगर बात की जाए तो ऑपरेशन के तहत 1200 से अधिक फर्जी बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इस विषय पर बात करते हुए गढ़वाल परिक्षेत्र के आईजी राजीव स्वरूप ने कहा कि कालनेमी अभियान के तहत फर्जी बाबाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरने और साथ ही आईजी गढ़वाल ने इस कालनेमी पर क्या कुछ कहा, वो सुनिए। कुल संख्या पूरे परिक्षेत्र की है कि 868 लोगों को हमने वेरीफाई किया है, जिसमें कि गलत पाए गए हैं 140 और उनके विरुद्ध में हमने कार्रवाई की है और ये कार्रवाई चलती रहेगी। और हमने अपने समस्त जनपद प्रभारियों को निर्देशित किया है कि इस ऑपरेशन में अपनी LIU टीम्स को एक्टिवेट करें और साथ साथ इंफॉर्मेशन और भी गैदर करें, पब्लिक का भी सपोर्ट लें। अपने भेष बदलकर जो है हरिद्वार में जो है अपना नाम बदलकर, भेष बदलकर विविध कारणों से जो है वो वहाँ प्रवास कर रहे थे, वहाँ रुके हुए थे।
तो ऐसे लोगों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस ने जो है BNSS की और जो है विभिन्न धाराओं में अभी चालान किया हुआ और लगातार ये जो है इस टाइप का जो हमारा देवभूमि है या आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, तो इस टाइप से लोग जो है आते हैं, यहाँ रुकते हैं, तो उनकी जो है लगातार ये जो ड्राइव है हमारा वेरिफिकेशन सघन जो है ये चेकिंग का ड्राइव लगातार जारी है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर ऑपरेशन कालनेमी क्या है। देखिए जरा, ऑपरेशन कालनेमी की अगर बात की जाए तो कालनेमी रामायण काल में एक राक्षस का नाम था और असुर कालनेमी ने साधु का वेश धारण कर हनुमान जी को भ्रमित करने का प्रयास किया था। झूठा वेश धारण कर संजीवनी लेने जा रहे हनुमान का रास्ता रोकने का काम किया था। हनुमान ने इस राक्षस का वध कर दिया था। तो आपको बता दें कि रावण का जो मामा था मारीच, उसका पुत्र था कालनेमी और रावण का मेरा भाई था, जिसको रावण ने इस्तेमाल किया था कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो उसको रोकने के लिए रावण ने कालनेमी का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद हनुमान जी ने उसका वध किया। 1200 कालनेमियों पर कार्रवाई की जा चुकी है और साथ ही साथ आपको बता दें कि साधु संत बनकर घूम रहे थे फरेबी बाबाओं पर नकेल कसी जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि साधु संत बनकर घूम रहे फरेबी बाबाओं पर नकेल कसी जा रही है। इस कालनेमी ऑपरेशन से पाखंडियों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। बाबाओं के वेश में ठगी पर लगाम लगाने की ये पहल की जा रही है। ऑपरेशन कालनेमी से पाखंडियों को एक बड़ी चुनौती है। तो वहीं आपको बता दें कि साधुओं के नाम पर धोखाधड़ी खत्म हो गई। और पंकज पवार उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। पंकज, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? इस तरीके से अभी तक बात सामने आई है कि लगभग 1200 कालनेमियों पर कार्रवाई की जा रही है और ऑपरेशन कहीं ना कहीं इसकी चारों तरफ प्रशंसा की जा रही है और एक अनोखा अभियान चलाया जा रहा है। किसी को इस बात की अंदाजा भी नहीं होगा कि ये ऑपरेशन भी चलाया जा सकता है और खास तौर पर ऐसे समय पर जब लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं उत्तराखंड। बिल्कुल, अगर कहा जाए तो उत्तराखंड में ऐसे अभियान चलाने की बहुत जरूरत भी है, क्योंकि जिस तरीके से आस्था के केंद्र हैं यहाँ पर और जिस तरीके से अभी ये ऑपरेशन कालनेमी निकला तो ये भी सब बात सामने आई कि कई आधे से ज्यादा तो इसमें हिंदू धर्म के है ही नहीं, गैर धर्म के हैं। तो ऐसे में वो ऐसा क्या कर रहे थे इस धर्म में और साधु संत बन के, तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठता ही है कि कहीं ना कहीं या तो हिंदू धर्म को बदनाम करने और उस तरीके की चीजें जरूर इस पूरे उसमें अभियान में जुटे हुए थे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में धामी सरकार ने इसका संज्ञान लिया और उसके बाद से ही ये लगातार अभियान जारी है और इस अभियान के चलते अभी तक जो है बड़ी संख्या में जो ये कालनेमी है वो पकड़े गए हैं। जैसे कि आपने खुद बताया कि लगभग 1200 के लगभग जो तमाम वेश बदल के रहने वाले तमाम लोग हैं उनको हिरासत में लिया गया है और उनके ऊपर लगातार कार्रवाइयां भी हो रही हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि केवल कावड़ के दौरान ही ये ऑपरेशन ना चले, उसके बाद भी लगातार ये जारी रहे, क्योंकि उत्तराखंड में चाहे केदारनाथ, बद्रीनाथ है और यमुनोत्री, गंगोत्री, हरिद्वार आस्था के तमाम केंद्र है और आस्था के तमाम केंद्रों में ऐसे तमाम लोग घूमते रहते हैं जो बहरूपियों के रूप में होते हैं और कहीं ना कहीं धर्म के आड़ में वो लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं या फिर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें केवल साधु या फिर वो बने हुए भगवा पहने हुए लोग ही नहीं, अन्य धर्मों के लोगों को भी, जो चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो या फिर अन्य तमाम धर्म हो जिसमें इस तरीके के फर्जी बाबा घूम रहे हैं, तो उन पर भी नकेल कसी जा रही है। उसके अलावा जो फर्जी दवाएं दिए जा रही हैं या फिर जादू टोने के हिसाब से लोगों को ठगा जा रहा है, उन पर भी नकेल कसी जा रही है पुलिस के द्वारा। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छी पहल है और इससे कहीं ना कहीं जो तमाम लोग परेशान हो रहे हैं, जो तमाम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनको बचाया जा सकेगा। जी बिल्कुल, और ये एक बड़ी तैयारी भी हो सकती है पंकज, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से देखा गया कि 27 में महाकुंभ का भी आयोजन किया जाना है हरिद्वार में, तो उससे पहले ऑपरेशन कहीं ना कहीं सफल साबित जरूर होगा।
बिल्कुल आपने सही कहा, और जैसा मैं लगातार कह रहा हूं हाँ। कि हरिद्वार जैसा इलाका तो एक तरीके से इन तमाम लोगों का गढ़ बना हुआ है। हाँ, हब बना देहरादून है। की अगर बात करें तो देहरादून का विकास नगर और पछवादून का जो क्षेत्र है वो इन लोगों का गढ़ बना हुआ है। यहाँ तक कि मैदानों की बात छोड़ दीजिए, पहाड़ों में भी इस तरीके के जो तमाम लोग हैं वो बहुतायत में मिल रहे हैं। केदारनाथ पहुंचे हुए हैं, बद्रीनाथ पहुंचे हुए हैं। बद्रीनाथ में भी लगभग 4 से 5 लोग कल पकड़े गए, और इस तरीके की स्थिति जो है ये उत्तराखंड के लिए और खास तौर पे जो धार्मिक पवित्रता यहाँ पर है उसके लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। और जैसा मैंने आपको कहा कि अभी तक जितने पकड़े गए हैं उसमें से लगभग 30% ऐसे हैं जो हिंदू धर्म के है ही नहीं, गैर धर्म के लोग जो हैं वो यहाँ पर बाबा बने हुए हैं। ऐसा कौन सा इनको हिंदुत्व का जो है वो पाठ मिल गया, या फिर ऐसा कौन सा इनको ब्रह्म ज्ञान मिल गया जो ये साधु बन गए, या फिर पैसा कमाने, नशा खोरी करने, या फिर भीख लोगों को झूठे जाल में फंसाने जैसी हरकतें जो हैं उनके द्वारा की जा रही हैं, और उन्हीं पर ऐसी नकेल कसी जा रही है, चाहे पुलिस के द्वारा हो चाहे सरकार के द्वारा हो। पंकज, एक बड़ा सवाल मेरा ये था कि इस तरीके से कहीं ना कहीं इसमें कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं जो पुलिस से छिपने के लिए साधु का वेश धारण कर लेते हैं, उनके खिलाफ भी एक बड़ी कार्रवाई है ये। देखिए ये तो सॉफ्ट टारगेट जो है वो उत्तराखंड बन ही चुका है। हाँ। जैसे उत्तराखंड में ऐसी कई इंसिडेंट मैं आपको बता दूंगा कि चाहे कोई आतंकवादी घटना हुई हो, उसका कोई ना कोई मास्टरमाइंड जो है वो उत्तराखंड में छुपा हुआ नजर आता है। कोई बड़ी हत्या कहीं पे की गई हो, उसका यहाँ पर मास्टरमाइंड छुपा हुआ नजर आता है, या फिर उससे जुड़ा हुआ कोई लिंक। और वैसे ही ये साधु के बेस में अपराधी जो है अपराध करके पूरे देश भर से बन के आ जाते हैं, और यहाँ पर जो है वो भगवा चोला पहन लिया और उसके बाद या फिर अन्य तमाम भिक्षाटन के काम करने शुरू कर दिए, जिससे ये दिखाने की कोशिश है कि वो अपने आप को सेव करने की कोशिश है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए, जैसा मैंने आपको कहा कि देहरादून में तो एक बांग्लादेश भी पकड़ा गया वो साधु बना हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल कहीं ना कहीं साधु के वेश में ये कुछ कालने में छिपे हुए थे जो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को गलत प्रचार कर रहे थे उसके बारे में, और एक बड़ा संदेश भी जा रहा था। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, और खबर बागेश्वर से, जहां पर जिले के गरुड़ तहसील अंतर्गत आने वाली गोमती घाटी के छात्यानी, रोलियाना और लोहागढ़ी, थापल, बजवाड़ जैसे गांवों से उजड़ चुकी सार्वजनिक व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए पंचायती प्रत्याशी जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। गोमती घाटी के अंतर्गत आने वाले अधिकतर गांव मूलभूत जरूरतों से जूझ रहे हैं। गवर्नमेंट जो बजट देती है उससे ना स्कूल का विकास हो रहा है, न ही यहाँ पे टीचर हैं, न ही बच्चों का भविष्य बन पा रहा है, जिस कारण से हमारे क्षेत्र से सारी आबादियाँ मतलब बाहर बसते बसते गांव इस ओर जा रहा है कि कुछ यहाँ पे शिक्षा का ना कुछ विकास हो पा रहा है, ना आगे के लिए कुछ और कुछ मतलब जाने के सिवाय लोगों के पास और कोई चारा ही नहीं। यही हमारी हौसला कि गांव सही रहे, हर गांव आदर्श पंचायत बने, यहाँ पे हर विभाग आए, जल जीवन जल मिशन है, हर घर में नल किस अभी तक इसमें कार्य पूरा नहीं हुए, इसके भी हम संज्ञान लेंगे। पंचायती भवन थपल बजवाड़ जीर्ण हालत पे है, छत्यानी ग्राम सो वक्त पंचायती भवन बिल्कुल खत्म हो चुका है, वो आपदा के लपेट में आ गया है। और खबर टिहरी से, जहां पर आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पंचायती राज अधिनियम और संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ है। अखोड़ी जिला पंचायत सीट पर 7 और भूसी सीट पर एक नामांकन पत्र रद्द किए जाने को लेकर मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नेगी और प्रदेश वक्ता शांति प्रसाद भट्ट ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग लगातार पंचायत चुनाव के मामले में, चाहे वो आरक्षण का हो, चाहे नामांकन रद्द करने का हो, चाहे नियमाविरुद्ध जो नाम दो जगह चढ़े हैं उनके मामले में हो, राज्य सरकार कानून का पालन करने में, संविधान का पालन करने में पूरी तरह से फेल रही है। और जो राज्य का निर्वाचन आयोग है, लगता है कि वो सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत का जो एक्ट है, पंचायत राज अधिनियम 2016, जिसको कांग्रेस की गवर्नमेंट लेकर आई थी, उसको 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने संशोधित किया। सेक्शन 13 का हवाला देते हुए ये कहा था
कि जिनके 2 जगह मतदाता सूचियों में नाम है वो वैध हैं, वो वोट भी दे सकते हैं, वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, उसको असंवैधानिक घोषित किया। और क्योंकि निर्वाचन आयोग ने एक्ट की और संविधान की गलत व्याख्या की थी, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये पाया कि वो उन्होंने गलत व्याख्या की थी। सेक्शन 13 ये कहता है कि जिसका तत्समय ग्राम पंचायत की निर्वाचन नामावली में नाम होगा वो वोट भी दे सकता है, चुनाव भी लड़ सकता है। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।